पुष्पा जी की 3 बेटियां हैं और एक बेटा। 2 बड़ी बेटियां शिल्पी और नीतू पहले से ही शादीशुदा है, उनकी अपनी घर गृहस्थी है। और सबसे छोटी बेटी रेनू, जिसकी शादी की बात चल रही है। 3 साल पहले बेटे नवीन की शादी रिंकी से हुई। रिंकी आज्ञाकारी सुशील बहू है, परंतु पुष्पा जी ने कभी अपनी बहू को मान सम्मान नहीं दिया, हमेशा ही उसे दुत्कार मिली। रिंकी ने कभी इसकी शिकायत भी नहीं की, क्योंकि रिंकी का पति नवीन अपने पिता के साथ परचून की दुकान पर बैठता है। उनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। रिंकी का पति नवीन भी आज्ञाकारी पुत्र है। अभी 1 सप्ताह पहले पुष्पा जी की सबसे छोटी बेटी रेनू का विवाह संपन्न हुआ। रेनू रिंकी की हम उम्र है और उसकी अपनी भाभी के साथ अच्छी पटती है। विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। सभी रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, परंतु पुष्पा जी की दोनों ननद अभी रुकी हुई है। शादी में इतना सारा काम था रिंकी पर। छोटी ननद के विवाह की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। सभी मेहमानों की आवभगत से लेकर रेनू के पर्सनल कार्य भी रिंकी को ही सौंपे गए थे। रिंकी बहुत थक गई थी, परंतु पुष्पा जी अपनी रिंकी बहू को मशीन की तरह इस्तेमाल करती थी। रिंकी घर के सभी कार्य निपटाकर थोड़ी देर अपने कमरे में सुस्ताने गई तो पुष्पा जी शोर मचाने लगी। अरे रिंकी बहू, कहाँ है? मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, एक कप कड़क चाय तो बना दे। रिंकी ने जैसे ही अपनी सास का फरमान सुना, वह तुरंत ही रसोई में चाय बनाने चली गई। रसोई काफी बड़ी है। रसोई के एक कोने में बैठी रिंकी की दोनों बुआ सास आपस में बातें कर रही थी। रिंकी को देखा तो दोनों ने कहा, अरे बेटी, तू भी थोड़ा आराम कर ले। रेनू के विवाह में तुमने गजब का काम किया। रिंकी अपनी दोनों बुआ सास से कहने लगी। आराम कहाँ है बुआ जी, आपने देखा नहीं? माँ जी तो अभी भी यही कह रही हैं कि मैंने ढंग से कुछ भी काम नहीं किया। रिंकी की बुआ सास कहने लगी, भाभी के रंग ढंग देखते देखते तो हमारी उम्र गुजर गई। उन्हें अपनी सास जल्लाद लगती थी और हम दोनों ननद जहर की पोटली। इतने में पुष्पा जी ने फिर से रिंकी को आवाज लगाई। अरे रिंकी, कहाँ रह गई? अभी तक चाय नहीं बनी क्या? रिंकी तुरंत ही चाय छानकर अपनी सास पुष्पा जी के कमरे में पहुंची। पुष्पा जी चारपाई पर लेटी हुई थी। उन्होंने कहा, चाय रख दे और तेल लेकर मेरे सिर में जरा मालिश कर दे, सर फटा जा रहा है। रेनू के विवाह में इतनी टेंशन और काम की भाग दौड़ थी कि शरीर जवाब दे गया। रिंकी चुपचाप अपनी सास के सिर में मालिश करने लगी। रिंकी के सास पुष्पा जी सिर में तेल की मालिश कराते हुए बोली, शिल्पी और नीति को मैंने सोने की चैन दे दी है और दोनों दामादों को नेग में सोने की अंगूठी दे दी। रिंकी ने पूछा, अम्मा जी, आप दोनों बुआ सास को क्या देंगी? रिंकी के सास का चेहरा बागी हो गया और वह बोली, बिना लिए वह पिंड छोड़ने वाली नहीं है। रेनू के कन्यादान में बहुत सारी साड़ियां आई हैं, उन्हीं में से कुछ देकर निपटा देंगे। रिंकी ने फिर से कहा, ये तो ठीक है अम्मा जी, परंतु उनका भी तो मायका है, उन्हें भी नेग में गोल्ड की ज्वेलरी ना सही कुछ पैसे ही दे देती। पुष्पा जी गुस्से में बोली, जब भाई की बेटियां विदा होने लगे तो बुआ का मायका नहीं रहता, भतीजियों का मायका हो जाता है। और तुम ज्यादा चबर चबर ना करो, मैं अपने आप देख लूंगी। तभी पुष्पा जी का बेटा नवीन जो अपनी बहन रेनू को पग फेरे की रस्म के लिए लेने उसके ससुराल गया था, वह आ गया, परंतु रेनू उसके साथ नहीं थी। नवीन ने आकर अपनी माँ को बताया, अम्मा, रेनू की बड़ी ननद कनाडा से आई है, वह थोड़े दिन रेनू के साथ रहना चाहती है। इतनी दूर से बार बार तो आना नहीं हो पाता, इसलिए रेनू के ससुराल वालों ने उसे अभी मेरे साथ नहीं भेजा। कह रहे थे 2-4 दिन में वह खुद ही पग फेरे की रस्म के लिए रेनू को ले आएंगे। पुष्पा जी का माथा ठनका। ये कनाडा वाली तो बड़ी हटीली है, पहली बार गई है मेरी बेटी, अभी उसे ससुराल में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्या पता कैसी रहेगी मेरी बच्ची। तभी पुष्पा जी के पति कहने लगे, पुष्पा, आप रिंकी बहू को तो शिक्षा देती हैं कि अब ससुराल वालों के हिसाब से चलना चाहिए, और अपनी बेटी की बात आई तो बेटी के ससुराल वालों को बुरा भला कहने लगी। पुष्पा जी ने अपने पति को भी नहीं बख्शा और फटकार लगा दी, तुम सीधी बात को उलझाया ना करो और बहू का अधिक पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। सिर पर बैठेगी और बुढ़ापे में एक लुटिया पानी भी ना देगी, बेटियां पूछ तो लेंगी। रिंकी मन ही मन सोचने लगी,
शिल्पी और नीतू दीदी ना तो सासू माँ की सेवा करती हैं और ना ही सासू जी की सुख सुविधा के बारे में कुछ भी सोचती है। फिर भी इन्हें अपनी बेटियों पर कितना गुमान है। क्या बेटियां ही बुढ़ापा पार कराएंगी? अगले सप्ताह रीनू का पति नीरज उसे पग फेरे की रस्म के लिए 1 सप्ताह के लिए मायके में छोड़ गया। पुष्पा जी ने बेटी के आते ही उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। रेनू बेटी, तुम्हारी ननंदों ने तेरी साड़ियां तो नहीं हड़प ली? रेनू बोली, नहीं अम्मा, मैंने बड़ी ननद, जेठानी और माताजी को एक एक दे दी। बेटी की ना समझी पुष्पा जी को नागवार गुजरी। इतना समझाकर भेजा था, तुझे अकल ही नहीं है। रेनू ने कहा, जब भाभी ब्याह कर आई थी तो तुमने उनकी 3 साड़ियां रख ली थी। शिल्पी और नीतू जीजी ने भी अपने अपने लिए महंगी महंगी साड़ियां छाट कर रख ली थी, परंतु मैंने तो अपनी ननद और सास के कहने से पहले ही उन्हें दे दी। अपनी इच्छा से दे देना ही बेहतर होता है। उसका क्या फायदा कि माल भी जाए और नाम भी ना हो। पुष्पा जी चिढ़कर बोली, इसी तरह लुटाती रहो। सास नंदे तुम्हें एक दिन कंगाल बना देंगी। कह देती हूँ, अभी नया नया है इसलिए तुम्हें सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जल्दी ही पता चलेगा। सास ननद जहर की पोटली होती है। रेनू हंस दी, तो कहो माँ, मैं और तुम जहर की पोटली है? मैं रिंकी भाभी की ननद और तुम सास? रिंकी भी अपनी ननद की बात सुनकर जरा मुस्कुरा दी, परंतु पुष्पा जी को रिंकी का मुस्कुराना नागवार गुजरा और उन्होंने रिंकी पर जोरदार फटकार लगा दी। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? दिखता नहीं तेरी ननद पहली बार ससुराल से आई है? जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम कर। पुष्पा जी अपनी बहू को गुलाम से अधिक कुछ नहीं मानती थी। पुष्पा जी की बहू रिंकी मायके जाए या ना जाए या फिर कब जाए, ये सब उसकी सास तय करती थी। गर्मियों की छुट्टियों में भी रिंकी के मायके में उसके भाई बहन एकत्रित होते। रिंकी का मन बहुत दुखता क्योंकि वह गर्मी की छुट्टियों में मायके नहीं जा पाती। जब कभी रिंकी अपनी सास से मायके जाने के लिए कहती तो पुष्पा जी उस पर बरस पड़ती। तुम्हें अब हमारी सुख सुविधा इच्छा देखनी चाहिए। मेरी बेटियां शिल्पी और नीतू साल भर में गर्मियों की छुट्टियों में ही मायके आती है। तुम मायके चली जाओगी? मेरी बेटियां साल में 1 बार आती है और तब भी वह आकर चूल्हा फूके, ये मुझे मंजूर नहीं। तुम्हें अपनी नंदों का कोई ख्याल नहीं, अपने भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती हो। और रिंकी बेचारी मन मार के रह जाती। रिंकी की दोनों बड़ी नंदे गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ मायके आती तो रिंकी दिन भर रसोई में चूल्हा फूकती और उसका पति नवीन बड़े बड़े झोले लेकर बाजार में सामान के लिए दौड़ता रहता। शिल्पी और नीतू का पूरा समय सैर सपाटे, अच्छे अच्छे पकवानों की फरमाइश करने और हंसी ठिठोली में गुजरता। समय गुजरता चला गया। रिंकी की छोटी ननद रेनू ने शादी के 1 साल बाद प्यारे से बेटे को जन्म दिया और रिंकी की सास पुष्पा जी ने बेटी की ससुराल में भर भर के सामान भेजा। रेनू बेटे के जन्म के बाद पहली बार मायके आई तो वह अपनी माँ और भाभी रिंकी के लिए एक एक साड़ी ले आई। पुष्पा जी ने जैसे ही साड़ी देखी उन्होंने कहा, मेरे लिए तो ठीक है, पर रिंकी की चमची बनने की क्या जरूरत है? रेनू ने उदास मन से कहा, माँ, भाभी को भी तो लगे कि उनका भी कोई ध्यान रखता है। वह हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। पुष्पा जी ने बेटी को समझाते हुए कहा, बहू की लगाम जितनी कसकर रखो उतने ही कायदे से रहती है। रेनू ने पूछा, पर अम्मा, भाभी ने तो कभी कोई कायदा तोड़ा ही नहीं। पुष्पा जी बोली, ये बहस करना ससुराल में सीखा है क्या? रेनू बोली, हाँ माँ, मैं बहू बनी हूँ तो पता चला है कि बहू की भी कुछ भावनाएं होती है। वह भी मान सम्मान चाहती है। मेरी बड़ी ननद तो कनाडा में रहती है, परंतु छोटी ननद के नखरे एक से बढ़कर एक है। उसकी झूठी थाली तक मैं उठाती हूँ। ये सुनकर रेनू की माँ पुष्पा सदमे में चली गई और चौंकते हुए रेनू से बोली, रेनू, तुम उसकी गुलाम हो क्या? भाड़ में जाए घर गृहस्थी। दामाद जी से कहो तुम्हें अपने साथ ले जाए, वह अच्छी पोस्ट पर है। तुम क्यों दब कर रह रही हो छोटी ननद से? रेनू ने अपनी माँ से कहा, पर माँ, मैं भी तो बहू हूँ। बहू को तो ये सब करना ही चाहिए। अपने ही घर में सीखा है मैंने। रिंकी भाभी भी तो सबसे दब कर रहती है, कभी कुछ नहीं बोलती। नीरज मुझे साथ तो ले जाना चाहते हैं, परंतु मेरी सास कहती है कि कुछ दिन उनकी सेवा करने दो, फिर साथ ले जाना। पुष्पा जी ने अपनी समधन को 2-4 बातें सुनाते हुए कहा, तुमने फेरे समधन जी के साथ लिए हैं?
या उसके बेटे के साथ तुम उस बुढ़िया पर लगाम कसो। रेनू बोली, नहीं माँ, नीरज जी अपनी माँ के सामने मुंह भी नहीं खोलते, मातृ भगत है। तभी रेनू उठकर जाने लगी। अम्मा, मैं भाभी का काम में जरा हाथ बटा दूं। पुष्पा जी ने बेटी का हाथ खींचकर चारपाई पर बिठा लिया। 4 दिन के लिए तो आई है, आराम कर ले। रेनू ने अपनी माँ से हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं अम्मा, यहाँ आदत बिगाड़ लूंगी तो ससुराल में अखरेगा। सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम ही काम है ससुराल में। पुष्पा जी मन ही मन बड़बड़ाने लगी, मेरी बेटी की हालत ससुराल में मजदूरों से भी बदतर हो गई है। हे भगवान, क्या सोचा था और क्या मिला। रेनू रसोई में अपनी रिंकी भाभी का हाथ बटाने लगी। रिंकी भी अपनी छोटी ननद रेनू से विशेष स्नेह रखती थी। घर में एक रेनू ही थी जो रिंकी के मन की भावनाएं समझती थी। रिंकी रेनू से पूछने लगी, सच कह रही हो क्या रेनू? क्या तुम्हारे ससुराल वाले बहुत खराब लोग हैं? रेनू ने अपनी भाभी रिंकी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं भाभी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वे तो बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी सास मुझे कभी मायके की कमी महसूस ही नहीं होने देती। मेरी सास अपनी बेटियों जैसा व्यवहार करती है। मेरी छोटी ननद तो मुझे अपनी बहन मानती है। सास और ननद दोनों मेरे साथ मिलकर सारा काम करवाती हैं और नीरज जी तो मुझे पलकों पर बिठाकर रखते हैं। मैं तो ये देखना चाहती थी कि माँ जैसा व्यवहार आपके साथ कर रही है, अगर वैसा ही व्यवहार उनकी बेटी के साथ हो तो उन्हें कैसी आग लगती है। परंतु तुम वादा करो कि माँ को कुछ भी नहीं बताओगी। रेनू नाश्ता करके अपनी माँ पुष्पा जी के पास आई तो पुष्पा जी ने मुद्दा छेड़ दिया, रेनू बेटा, मैंने छूछक में काफी सामान भेजा था, सास ने तो नहीं हड़प लिया। रेनू बोली, अम्मा, उन्होंने नहीं हड़पा, मैंने ही सब कुछ सौंप दिया। आपके दामाद जी बोले, बेटा हुआ है तो सबका नेक भी बनता है। दोनों नंदों को सोने के कंगन और जेठानी को सोने की चैन दे दी। पुष्पा जी पर गाज गिर गई। पागल लड़की, कंगाल हो जाएगी। सीखो कुछ अपनी दोनों बड़ी बहनों से, कैसे अपने पतियों को मुट्ठी में रखती है। रेनू सोचने लगी, स्त्रियों की मनोवृत्ति भी विचित्र होती है। बेटी को पढ़ाती है पति को मुट्ठी में रखो, और बहू पर आरोप लगाती है बेटे को मुट्ठी में कर रखा है। हमारी तो सुनता ही नहीं। रेनू ने अपनी माँ से कहा, पति को बस में करने का हुनर तो हमें आता नहीं, आप ही से सीखा है कि जब भगवान पुत्र रतन से गोद भर दे तो सास और नंदों को देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पिछले साल जब रिंकी भाभी को बेटा हुआ था तब आपने भाभी के कंगन उतरवा लिए थे और बड़ी दीदी शिल्पी को दे दिए थे। नवीन भैया भाभी का इकलौता हार सुनार को दे आए थे और बदले में नीतू दीदी और मेरे लिए कानों की बानियां लेकर आए थे। फिर आपके दामाद तो अच्छी खासी सरकारी नौकरी पर है, वह भला अपनी बहनों और माँ को देने में कंजूसी कैसे करते। भैया के पास तो कोई रोजगार भी नहीं, फिर भी उन्होंने हमें इतना दिया। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर पुष्पा जी की नींद उड़ गई। उनकी दोनों बड़ी बेटियां तो हमेशा ही उनके दिशा निर्देशों पर चलती है, परंतु ये रेनू कुछ समझने को तैयार ही नहीं। अगर ये ऐसे ही बोलती रही तो मेरी बहू रिंकी की भी गज भर लंबी जुबान निकल आएगी। गजब कर रही है ये लड़की, कोई बात सुनती ही नहीं। खैर, कुछ महीने बाद गर्मी की छुट्टियों में पुष्पा जी ने अपनी तीनों बेटियों को फोन करके बुलावा भेज दिया। शिल्पी और नीतू दोनों आने के लिए तैयार बैठी थी, परंतु रेनू ने कहा, अम्मा, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। छोटी ननद और सास बड़ी जेठानी के पास विदेश गई हुई हैं। अगर आप थोड़ी मदद कर देती तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। क्या आप रिंकी भाभी और नवीन भैया को 10 दिन के लिए मेरे ससुराल भेज सकती हैं? आपके दामाद जी को घर का सारा काम अकेले करना पड़ रहा है। पुष्पा जी के सामने बहुत बड़ी विडंबना थी। एक तरफ दोनों बेटियां गर्मियों की छुट्टियां बिताने घर आ रही थी, तो दूसरी तरफ बहू और बेटे को छोटी बेटी के पास भेजना पड़ रहा था। अब ऐसे में चूल्हा चौका कौन संभालेगा? रेनू के पिताजी के कहने पर पुष्पा जी ने रिंकी बहू और बेटे नवीन को रेनू के ससुराल भेज दिया। शिल्पी और नीतू को जब इस बात का पता चला तो वे दोनों छटपटा गई। अरे माँ, ये क्या, रिंकी और भैया गायब? अब यहाँ भी हम ही चूल्हा फूके? उस रेनू को भी अभी बीमार पड़ना था। गृहस्थी का इतना सारा काम और रिंकी गैर हाजिर।
पुष्पा जी को तुरंत ही समझ आ गया कि रिंकी बहू के बिना घर नहीं चल सकता। पुष्पा जी की अब काम करने की आदत नहीं रही, जोड़ों में पीड़ा शुरू हो गई थी। शिल्पी और नीतू रसोई घर में घुसकर काम काम करती रेनू और रिंकी को अधिक कोसती। जल्दी ही शिल्पी ने ऐलान कर दिया, अम्मा हम दोनों को दक्षिण भारत घूमने जाना है, मैं तो कल ही ससुराल वापस जा रही हूँ। पुष्पा जी उदास हो गई। नीतू भी अपनी बड़ी बहन की चाल समझ गई कि शिल्पी चतुराई दिखाकर भाग रही है। उसने भी अपनी बेटी के कोर्स का बहाना बनाया। पुष्पा जी बोली, अरे बेटी तुम में से कोई एक तो रुक जाओ, जब तक रिंकी बहू नहीं आ जाती मुझसे घर का काम और रसोई में खाना नहीं बनाया जाएगा। मेरे घुटनों का दर्द बढ़ गया है। दोनों बहनें एक सुर में बोली, माँ अपनी रिंकी बहू को बुला लो, वहीं जमकर बैठ गई है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। पुष्पा जी के पति ने कहा, तुम लोग जाना चाहती हो तो जाओ, तुम्हारी भी अपने ससुराल में जिम्मेदारियां हैं, यहाँ का काम हम दोनों संभाल लेंगे, जैसा भी होगा काम चला लेंगे। परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो शिल्पी और नीतू को सैर सपाटा करने को मिला और ना ही पुष्पा जी ने बेटियों के लिए बहुत अधिक खरीदारी की। खाली घर में दो प्राणी बचे, पुष्पा जी और उनके पति। पुष्पा जी को सामर्थ्य तो कुछ काम करने की थी नहीं, तो पतिदेव ताना मारते हुए बोले, तुम जिन लड़कियों का यशोगान करती हो, लो पीठ दिखाकर भाग गई। तुम स्त्रियों की यही परेशानी है, सेवा तो बहू से लेती हो और श्रेय बेटियों को देती हो। मैंने बार बार तुम्हें कहा था, हमारा बेटा और बहू दोनों बहुत अच्छे हैं, यही बुढ़ापे में हमारे काम आएंगे, इनसे जरा प्यार से बात कर लिया करो। रिंकी बहू सारा दिन घर में काम में लगी रहती है, कभी तो उसकी सराहना कर दिया करो। बहू के आते ही घुटनों का दर्द का बहाना बनाकर तुमने सारा काम बहू पर छोड़ दिया। मैंने कहा था तुमसे ऐसे काम करना मत छोड़ो, अब देखो तुमसे जरा सा काम भी नहीं हो पा रहा है। पुष्पा जी सुनती रही। पहली बार पुष्पा जी को बेटे और बहू की अहमियत समझ आई। 10 दिन बाद नवीन और उसकी पत्नी रिंकी घर वापस आए तो रिंकी ने सोचा कि माँ घर में दंगा कर देंगी, यहाँ लड़कियां तंग हो रही थी और तुम वहाँ मजे लूट रही थी। लेकिन तस्वीर तो उसके बिल्कुल उलट थी। पुष्पा जी ने बड़े ही नरम लहजे में रिंकी से पूछा, रेनू ठीक है, अब कैसी है उसकी तबीयत? रिंकी हिचकते हुए बोली, जी अम्मा जी, रेनू बिल्कुल ठीक है। फिर पुष्पा जी उठकर रसोई में जाने लगी और रिंकी बहू से कहा, बेटी तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। रिंकी और नवीन अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान थे। वे दोनों मन ही मन सोचने लगे कि रेनू बहन की योजना कामयाब हो गई। वास्तव में रेनू बीमार ही नहीं थी, वह अपने पति के साथ 10 दिन के लिए गोवा घूमने गई थी और उसने अपनी भाभी रिंकी और भाई नवीन को अपने ससुराल बुला लिया था। भाभी भैया तुम मजे से घर में रहो, कुछ दिन आराम करो। रिंकी ने तुरंत ही अपनी सास को कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, नहीं अम्मा, मेरे होते हुए आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, आप बैठिए, मैं हम सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। रिंकी रसोई में चली गई। पुष्पा जी सोचने लगी, हाँ थोड़ा सा समय, प्यार और विश्वास करो तो ये पराए घर की बेटियां भी पेट से जन्मी बेटी से अधिक अपनी हो जाती है। इस प्रकार रेनू ने अपनी माँ और बहनों को बहुरूपी कोहिनूर की अहमियत बता दी थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।